सुरेंद्र जी, हरियाणा की जो राजनीति है वो अभी कहाँ खड़ी है? हरियाणा की राजनीति जो है दो राह पे खड़ी है। सबसे पहले तो हरियाणा फॉलो करता है केंद्र को। 2014 में जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों से 47 सीटें आई। और आपको अगर याद होगा, हरियाणा जनहित पार्टी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। 2 सीटें उनको दी थी, सिरसा और हिसार। दोनों सीटों पे कुलदीप बिश्नोई हारा था और भारतीय जनता पार्टी ने शेष 8 सीटें जीती थी। उन्होंने गठबंधन तोड़ा और बहुमत में आए। तो पहली बात तो क्योंकि हरियाणा दिल्ली के बहुत नज़दीक है और 3 तरफ है, तो दिल्ली को फॉलो करता है। लेकिन अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो सरकार के प्रति तो जनता में पूरा रोष है। वर्तमान सरकार बोले तो वर्तमान सरकार तो प्रदेश की भाजपा सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की। मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है, और ख़ासतौर पे पार्ट 2 की जो सरकार है, वो पारदर्शी प्रशासन और वो जो बातें हैं ना भ्रष्टाचार मुक्त की, बिल्कुल उसके विपरीत जनता को आभास उसका हो रहा है। इस वजह करके सबसे ज़्यादा बदनामी इस बार सरकार की, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त की बात करता है, उसकी सरकार में अगर भ्रष्टाचार हो, दिखाई दे पब्लिक को नीचे स्तर पे, तो ज़्यादा लोगों को रोष फैलता है। तो इसलिए वर्तमान में अब 2 राह पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2024 के चुनाव में केंद्र में ऐसा लगता है मोदी तीसरी बार आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में तीसरी बार सरकार आना बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मोदी तीसरी बार क्यों आएंगे, कैसे लग रहा है आपको? नहीं, मोदी के सामने सबसे बड़ी बात तो खिलाड़ी नहीं है कोई। आप देखो, जो भी मोदी क्यों आएगा, मोदी के सामने कोई खिलाड़ी नहीं है। और मोदी को फिर भी जिस ढंग से प्रचार प्रसार मिल रहा है, कांग्रेस उसके मुकाबले में नहीं है। स्टेट में तो देखो कांग्रेस पार्टी का एज है, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है ऊपर एज जो है वो मोदी का रहेगा। अगर मोदी का एज रहेगा तो जो आप हरियाणा में बता रहे हो, तो हरियाणा में लोकसभा में सीटें आएंगी। लोकसभा में सीटें आएंगी। आज की स्थिति में लोकसभा की जो सीटें, आप पूरे हरियाणा की अगर बात करोगे, तो मेरा ये मानना है केवल 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्लियर जीत रही है, 4 सीटें क्लियर हार रही है और 3 पे मुकाबला है। अब कैंडिडेट के सिर पे आएगा, कैंडिडेट क्या होगा वो आएगा। तो फिर हरियाणा में मोदी की हवा नहीं है? नहीं, मोदी की तो अगर मोदी 3 और प्लस 4 में 2-5 सीट ले जाता है तो बहुत बढ़िया मोदी की हवा, इतनी नेगेटिविटी के बावजूद। क्योंकि नेगेटिविटी मोदी की नहीं है, नेगेटिविटी स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट काम किसको पड़ता है? जनता को काम मोदी से क्या पड़ता है? मोदी की तो सड़क दिखाई देती है, बढ़िया सड़क बन गई है। केंद्र सरकार से क्या काम पड़ता है आम आदमी को? थाना, कचहरी, नगर पालिका, नगर निगम, ये तो स्टेट की है ना जी। नहीं, तो कौन सी 5 सीट कमजोर बता रहे हो आप? कमजोर सीट जो भी हैं, सिरसा कमजोर है, उसके बाद हिसार कमजोर है। हिसार कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला। अब कौन किसके गठबंधन में लड़ता है? अब दुष्यंत चौटाला वहाँ से लड़ता है, कुलदीप बिश्नोई वहाँ से चुनाव लड़ेगा। कौन लड़ेगा ये डिसाइड करेगा, समय डिसाइड करेगा। लेकिन हिसार सीट बहुत कमज़ोर है, सिरसा सीट बहुत कमज़ोर है। कुरुक्षेत्र सीट में जो नायब सिंह सैनी है, वो अपनी घरवाली को नहीं जिता सके जिला परिषद में, अगर आपको जानकारी हो। कुरुक्षेत्र सीट कमज़ोर है, भिवानी सीट कमज़ोर है, सोनीपत सीट कमज़ोर है, रोहतक सीट कमज़ोर है। तो 6 हो गई। 7 कमज़ोर मानता हूँ मैं, लेकिन उसमें से 3 पे मैं मुकाबला, फिर हिसार सीट पे कौन आएगा वो डिसाइड करेगा। भाई हिसार सीट पे तो जो देखिए, ऐसे तो गुड़गांव भी कमज़ोर है, लेकिन वहाँ राव इंद्रजीत अगर रहते हैं तो वो मजबूत है। राव इंद्रजीत सिंह अगर छोड़ जाते हैं तो वो भी कमज़ोर है।
फरीदाबाद, करनाल, गुड़गांव 3 सीटें आज मैं मान के चलता हूँ भारतीय जनता पार्टी की आज की स्थिति में आती हैं। अम्बाला मुकाबले में है, अम्बाला बंतो देवी कटारिया की जो वाइफ है वो हो सकता है अम्बाला मुकाबले में है। उसके बाद नवीन जिंदल आता है तो कुरुक्षेत्र सीट नहीं जीतते, यहाँ शैलजा आते हैं तो यहाँ नहीं जीतते। लेकिन वो कैंडिडेट कौन आएगा? कांग्रेस अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी। कांग्रेस हो सकता है अभी कल को हुड्डा शैलजा को हराने के लिए काम करे, किरण चौधरी श्रुति चौधरी को हराने के लिए काम करे। तो कांग्रेस का ये जो है ना जी, वो घोड़े जब आएंगे मैदान में तब पता लगे। पर किरण चौधरी श्रुति को क्यों हराएगी? किरण चौधरी नहीं, हुड्डा की बात कर रहा हूं। हुड्डा श्रुति चौधरी को हराएगा। हाँ जी, हाँ जी। अब वो क्या रोल रहता है कांग्रेस में इस समय? अगर कांग्रेस सारे गुट इकट्ठे हो जाएं तो कांग्रेस की स्टेट में तो 70 सीटें आएंगी। कांग्रेस की तो पिछली बार आप मोदी ऊपर आ गया था ना जी, पिछली बार 32 और 40 सीटें आई थी और 10 सीटें कांग्रेस ने अपनी लड़ाई में खराब की थी। सिरसा की संसदीय सीट की टोहाना सीट पे देवेंद्र बबली उम्मीदवार था, उसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, वो 50,000 से जेजेपी से जीता। गुल्ला चीका से ईश्वर सिंह को टिकट नहीं दी, वो जेजेपी से जीता, वो शैलजा का उस समय आदमी था। ऐसे ही वहाँ निर्मल सिंह की बेटी को टिकट नहीं दी तो वो चुनाव हार गए। इन्होंने इस टाइप से देखो, कांग्रेस की अब अंदरूनी जो है ना, अंदरूनी गुटबाजी जो है वो कांग्रेस को नुकसान करे। यहाँ जो सिरसा में जो प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम क्या है सिरसा के अंदर? नहीं, सिरसा में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो है इस समय सिरसा सिटी की अगर मानो, सिरसा सिटी में सारा शहर पिछले कई दिनों से खुदा पड़ा है, कई सालों से खुदा पड़ा। एक ड्रेन पड़ रही है पिछले 4-5 सालों से, और उसके बाद नगर पालिका में जो घपलेबाजी है, नगर पालिका की घपलेबाजी से दुनिया, पूरा शहर परेशान है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम से परेशान है। प्रॉपर्टी आईडी बना दी, किसी का नाम गलत है, किसी की मकान गलत है, किसी का कुछ गलत है। और प्रॉपर्टी जो काम 500 रुपये नगर पालिका में होता था वो 5,000 में नहीं होता, रिश्वत के 500 रुपये में। यही हाल जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। ये तो करते हैं ऑनलाइन की बातें करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्री को ऑनलाइन करने का एक नियम ये बनाया था, एक मतलब एक कानून लेके आए थे भाई किसी की रजिस्ट्री कहीं भी हो सकती है। सिरसा की रजिस्ट्री फरीदाबाद भी हो सकती है। जब ऑनलाइन सिस्टम है तो कहीं कोई करवा ले। अब मेरे को पासपोर्ट बनवाना है, मैं अम्बाला से भी बनवा सकता हूँ, लुधियाना से भी बनवा सकता हूँ, सरसा से भी बनवा सकता हूँ। अगर रिन्यू कराना है, नया पासपोर्ट बनाना है, तो यही सिस्टम उन्होंने लेके आए थे। लेकिन 1.5 साल से वो सरकार क्यों लेके बैठी है, वो दुष्यंत चौटाला का डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं वो लेके बैठा है। वो अगर आ जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्रांति आ जाएगी। आप कहीं चले जाओ, किसी अभी सरसा की तहसील में चले जाओ, अभी करनाल की तहसील में ड्रामा हुआ, पहले तहसीलदार अंदर हुआ, दूसरा वहाँ एक पत्रकार यूट्यूबर को अंदर कर रखा है। कुरुक्षेत्र की बात, उसको करनाल की बात किया, करनाल की जो वो महिला तहसीलदार जो है, हाँ महिला तहसीलदार, वो कोई भी कारण हो, लेकिन कारण तो रिश्वत का ही था ना। मेन इशू तो रिश्वत से ही बिलोंग था। और वहाँ पहला तहसीलदार को अंदर किया, पहले डीटीपी को अंदर किया वहाँ। अब शराब कांड दिल्ली में, शराब कांड हरियाणा में बातें नहीं है। अभय सिंह से बात कर लो, अभय सिंह खुलेआम आरोप, और उन आरोपों की जांच क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? जांच करे। नहीं, मगर ये बताओ कि यहाँ जो अभी मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कैंसर के पेशेंट बढ़ गए। नहीं, पानी गग्गर नदी, देखो ऐसे गग्गर नदी नहीं, ये कैंसर वो मेडिकली अलग चीज़ है। मेडिकली कोई फैसिलिटी नहीं है सिरसा में। ये 5 साल से इन्होंने घोषित कर रखा है मेडिकल कॉलेज बनाना। मेडिकल तो है ही नहीं यहाँ। जो हॉस्पिटल है वो रेफरल सेंटर है। वो भगवान ना करे किसी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, उसका इलाज नहीं करते। कैंसर के पेशेंट तो ये बढ़े थे कॉटन बेल्ट की वजह से। कॉटन बेल्ट में जहाँ पेस्टिसाइड का छिड़काव होता था, ये बठिंडा से तो एक गाड़ी चलती है, उसका नाम ही कैंसर गाड़ी है। तो सिरसा में भी वही हालत है। लेकिन घग्गर का पानी तो गंदा हुआ है, वो अलग चीज़ है। जो घग्गर के नज़दीक नहीं है वहाँ कैंसर बहुत है।
तो वो कई कारण इकट्ठे मिले हुए। अब जो मतलब उसमें पेस्टिसाइड है, घग्गर का पानी है। घग्गर में तो सारा पंजाब की वो पोल्यूटेड वाटर आता है, फैक्ट्रियों का वाटर आता है, इवन कि सिरसा का सीवर का भी उसमें डाल रहे हैं, तो फिर वो आगे खेतों में जाएगा तो क्या होगा। अब 3 लाख की आबादी वाले शहर का पानी उसी में डाल रहे हैं। ये बातें तो करते हैं ट्रीटेड वाटर की, खुद ही डाल रहे हैं, तो उसमें है पोल्यूटेड वाटर। पर यहाँ के लोगों ने कहा नहीं कभी। नहीं, लोगों ने तो किसको कहेंगे, लोग उठाते हैं बात, लोग जो बात उठाते हैं वो पूरा होता है। हमने एक बात 12 में कही, एक बात नगर पालिकाओं की घपले को बंद करने के लिए एक सुझाव दिया, हरियाणा सरकार ने उसको सुझाव को माना और वो सुझाव पूरे स्टेट में लागू किया। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। सिरसा में लागू नहीं किया, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, फिर भी लागू नहीं किया। कोर्ट क्या था, सिंपल सी बात थी, आप हर प्रॉपर्टी के नंबर लगा रहे हो, आप किसी अधिकारी से पूछो सिरसा की गलियों के नंबर हैं क्या। मैंने ऑर्डर करवा रखा है कोर्ट से, ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूँ। मैंने एक पर्चा दर्ज करवाया कमेटी वालों के खिलाफ, 4 अधिकारी को अंदर करवाया। करते क्या थे, उसके बाद हमने वो कोर्ट में गए, एक गली है उसको भाटिया वाली गली दिखा दिया, त्यागी वाली गली दिखा दिया, सेम गली को 2 बिल डाल दिए। हमें एक गली ऐसी मिल गई जिसका नाम ही एक था, क्योंकि वो गली बंद थी, ब्रह्म कुमारी आश्रम वाली गली थी, उसका बिल डाला हुआ था, गली बनी नहीं थी। उस पर पर्चा दर्ज कराया, 5 अधिकारी अंदर करवाए, मैं पर्चा दर्ज करवाने वाला था और कोर्ट से ऑर्डर करवाए भी। सारे हरियाणा में आपकी नेशनल हाईवे के नंबर हैं, किला नंबर हैं। कहते जी मुश्किल काम है, हो नहीं सकता। गलियों के नंबर नहीं लगाए, एक एक मकान का नंबर है, वो ऑर्डर हैं, अभी भी वही हालत है। उसमें क्या है, हमारा ये सुजेशन था भी आप कंप्यूटराइज कर दो। आपने गली कब बनाई, पहले गली बनाई ईंटों की, फिर बनाई कंक्रीट की, फिर पहले ईंटों की, फिर तारकोल की, फिर कंक्रीट की, और फिर अब ये टाइल्स की। एक एक गली पिछले 5-5 साल में, 10-10 साल में 5-5 बार बन गई है। अब कोई भी गली सिरसा की उखाड़ के देख लो, वो 4 बार बनी हुई है। तो सिरसा जिले में जो दंगल होगा राजनीति का, हाँ जी, 9 विधानसभा सीटें हैं। हाँ जी, सिरसा संसदीय में 9 है, जिले में 5 है। हाँ, वही मतलब पाटली हिसार के 2। हाँ जी, मतलब फतेहाबाद के 3 और एक जींद का। एक जींद का, तो हाँ जी, तो जींद वाली तो कॉन्स्टिट्यूंसी डाइसी है, और जींद वाली कॉन्स्टिट्यूंसी ही इसका भाग्य तय करती है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी, ये तो शहर करता है या वो जींद की कॉन्स्टिट्यूंसी तय करती है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो अब इस पूरे सिरसा शहर की राजनीति में क्या है, इन लोकदल का मुकाबला है कांग्रेस से, या कांग्रेस का मुकाबला है बीजेपी से, या बीजेपी का मुकाबला इन दोनों से? बीजेपी 9 की 9 हलकों में कहीं भी नहीं है एज ए पार्टी। व्यक्ति हो सकते हैं, अब दूड़ाराम है तो फतेहाबाद में मुकाबले में है। दूड़ाराम पार्टी में नहीं है ना, दूड़ाराम तो दूड़ाराम है। इसी प्रकार कांडा अगर पार्टी में है तो मुकाबले में बीजेपी। अगर कांडा को बीजेपी में कैसे मानोगे आप? कांडा, छोटा कांडा बीजेपी ज्वाइन कर चुका है, बीजेपी का कैंडिडेट था इलाहाबाद में। वो ठीक है, पर वो तो कहने को नहीं, वो सिरसा से अगली बार ये भी हो सकता है गोपाल ना लड़े। और मैं कहता हूँ यहाँ व्यक्ति, कांडा कल को बीजेपी की हवा होगा, बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस की हवा होगा, कांग्रेस में जाएगा। यही हालत दूड़ाराम की है। तो 9 के 9 हलकों में दूड़ाराम तो मूलतः कांग्रेसी है, भजनलाल का भतीजा है। नहीं, दूड़ाराम मूलतः कांग्रेसी है। हाँ। रंजीत सिंह मूलतः कांग्रेसी, देवीलाल है। अच्छा, चौटाला परिवार जो जेजेपी वाला है वो कौन से बीजेपी के हैं? ये बीजेपी का है कौन? 9 के 9 हलकों में जो बुराला, सुभाष बुराला 50,000 से ज़्यादा वोटों से टोहाना से हारा था। तो बीजेपी मूलतः 9 की 9 हलकों में कमज़ोर है। 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत कमज़ोर है। यहाँ मुकाबला कुछ सीटों पर इनेलो से होगा, कुछ सीटों पे कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस कहाँ का मजबूत? कांग्रेस डबवाली में, कालांवाली में, डबवाली, कालांवाली और रतिया में भी मुकाबला करेगी। केवी सिंह का लड़का कांग्रेस से है। हाँ, कांग्रेस से। तो वो सीट जीत जाएगा, वो लगता है। वो विनिंग उम्मीदवार आगे भी रह सकता है। देखो बाकी तो क्या होता है, कौन से ये क्या होंगे, कौन उम्मीदवार होंगे, उस पर असर होगा। लेकिन आज के दिन ये है
9 हलकों में बीजेपी की कैंडिडेट के अनुसार 1-2 सीट आ सकती है ज़्यादा। और रानिया से क्या होगा? ये चौधरी रंजीत सिंह रानिया से ही हैं। हाँ, रानिया से। हाँ, तो क्या? रानिया में भी मुश्किल है। नहीं, तो रंजीत सिंह तो भाई बीजेपी में नहीं है, और रंजीत सिंह तो इंडिपेंडेंट है। रंजीत सिंह से आप इंटरव्यू ले लो, रंजीत सिंह कहेगा अगर बीजेपी टिकट देगी तो मैं बीजेपी से लड़ूंगा। लेकिन हालात ये बताएंगे, वो हुड्डा को भी अपना दोस्त बताता है। तो वो क्या होगा, मतलब सिरसा की राजनीति ऐसी है, यहाँ कोई राजनीतिक दल, लोक दल यहाँ स्ट्रांग नहीं है। नहीं, पर इन लोगों का कितने, जैसे अभी जजपा भी यहाँ से लड़ेगी, और भारतीय लोक दल चौटाला वाला भी जजपा के लड़ेगा। पास 9 में से पहले 2 सीटें हैं, नरवाना और टोहाना। अगली बार हो सकता है एक भी ना हो। इनेलो के पास 1 है, इनेलो 1 से 3 पे पहुंच सकती है। अब सेतिया का लड़का इनेलो से लड़ता है, इनेलो की स्पोर्ट पे लड़ता है, तो वो विनिंग उम्मीदवार। मतलब क्या होगा, वो गोकुल की बात कर रहे हैं। हाँ, गोकुल। हाँ, ऐसा ही रानिया में इनके परिवार का कोई आदमी आता है, डबवाली में इनके परिवार का कोई आदमी आता है, तो वो भी मुकाबले में होगा। जीत हार समय बताएगा। नहीं, पर यार सुरेंद्र जी, आप ये बताओ मेरे को कि ये बॉर्डर स्टेट की वो है, पंजाब हरियाणा लगता है, और यहाँ देवीलाल के परिवार का बड़ा इन्फ्लुएंस है, और देवीलाल का परिवार बिखरा हुआ है, तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा इंडिपेंडेंट्स को। अच्छा, यहाँ देवेंद्र बबली को मैं जेजेपी का नहीं मानता, इंडिपेंडेंट मानता हूँ। वो इंडिपेंडेंट भी जीतता, गोपाल इंडिपेंडेंट जीता, रंजीत सिंह इंडिपेंडेंट जीता, एक इनेलो ने जीती। इनेलो कभी 9 की 9 हल्के जीतती थी। इनेलो ने 2014 में भी, इनेलो ने जब इनेलो इकट्ठी थी 2014 में, तो मैं अगर गलती में नहीं हूँ तो 5 की 5 सीटें जीते थे। नहीं, पर आपको लग रहा है कि अगर मान लो मैं ये जो जाटों की वोट का बंटवारा, खासतौर से गोदारा और सिहाग जो इस पूरे इलाके में गोत्र हैं, अगर ये सारे के सारे बागड़ बेल्ट में इकट्ठे हो जाएं, तो हरियाणा का जो रिजल्ट है वो बदल सकता है। नहीं बदल सकता। अभी देखो, अब इतने मतलब वोट जो हैं, अब कास्ट वाइज वोट तो है ही है। कुछ सिरसा में एक नई गेम है, कांडा ने जो चालू की थी उसको इनेलो ने आगे बढ़ाया, और अब बीजेपी भी शायद आगे बढ़ाएगी, जो पैसे की गेम है। गोपाल कांडा पैसे के दम पे जीता था। कभी गोपाल कांडा ने चौटाला साहब को नोटों से तोला था, वो भी एक राजनीति की पहली घटना थी। तो उसके बाद अब एक नया खिलाड़ी इलाहाबाद में आया हुआ है, मीनू बेनीवाल। अब वो हर गांव में करोड़ रुपए बांट रहा है। उसके पास कहाँ से आया पैसा? अब ये नहीं पता कहाँ से आया है, अब ये किसके पास कहाँ से आया, ये कोई कुदरत जानती है। गोपाल कांडा भी अभी पिछले दिनों सारे गांव में गया, अपने व्यक्तिगत कोष से 11 लाख रुपए दे के आया। उनके पास हैं साधन, दे रहे हैं, बांट रहे हैं। नहीं, पर गोपाल कांडा तो कह रहे हैं नजर ही नहीं आता है। नहीं आता, छोटा भाई संभालता है। अच्छा, गोविंद संभालता है, गोपाल तो नहीं नजर आता। पर 11 लाख रुपए दे रहे हैं, और आप कह रहे हो कि 1 करोड़ रुपया दे रहा है मीनू बेनीवाल। हाँ, दिया उसने रोज। नहीं, तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं? मीनू बेनीवाल क्या करते हैं? अब ये मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन भाई आप पत्रकार हो, इतने नहीं कोई सीनियर हो। बिजनेस ऐसा है ना जी, अगलों का बिजनेस होगा। गोपाल कांडा का बिजनेस है, गोवा में बिजनेस है, उसका भी कहीं बाहर विदेशों में बिजनेस है। अच्छा। तो ऐसे बिजनेस में से अगलों ने पैसे कमाए होंगे, प्रॉपर्टी में कमाए होंगे, अगले कर रहे हैं। है क्या 10-20 करोड़ रुपया लगा देंगे एक विधानसभा में? तो विधानसभा में लगे ही थे, और क्या हुआ था? 20 करोड़ रुपए? और क्या? मतलब हरियाणा में एक विधानसभा में 20 करोड़ रुपए? नहीं, कुछ विधानसभा में ऐसा। सिरसा में गोपाल कांडा के आने के बाद 2014 में जिस व्यक्ति को टिकट इनेलो ने दी थी, मक्खन लाल सिंगला, वो शराब का ठेकेदार था। उसको टिकट इसलिए दी गई थी, वो उसके मुकाबले में पैसा खर्च सकता, उसने पैसा खर्चा, वो जीता। और उसको आज वो बीजेपी में है, उसको उस समय भी कोई नहीं जानता था, विधायक रहने के बावजूद उसको आज भी कोई नहीं जानता। जैसे पॉलिटिकल आदमी होते हैं वैसा कुछ नहीं है। नहीं, तो मान लो बीजेपी
मनोहर लाल खट्टर को बदल दे और कोई नया मुख्यमंत्री आ जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, सबसे पहले तो बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन तोड़ना होगा। बीजेपी की इस बार जो बदनामी है, मुझे इसमें उस गठबंधन की वजह से ज़्यादा है। बीजेपी का कार्यकर्ता भी नाराज है। और फिर एक ब्यूरोक्रेसी जो हावी है, कोई ऐसा व्यक्ति अगर आता है जो ब्यूरोक्रेसी को, इस समय कोई भी काम किसी पॉलिटिशियन के कहने से नहीं होता, केवल जी पोर्टल से ब्यूरोक्रेसी जो चाहती है उसको उसी तरह घुमा के ब्यूरोक्रेसी कर सकते। हाँ, बदलने से मान लिया वो बदलेगी, पार्टी नहीं बदलेगी, बदलने से लाभ इनको हो भी सकता है। आपको कौन सा जातिगत राजनीति बदल के अगर जाट ले आते हैं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। बीजेपी अगर किसी जाट नेता को ले आती है तो जितनी सीट, अगर अब मेरा ये मानना है बीजेपी हो सकता है 90 में से 28, 30, 25 सीटें आ जाएं और फिर हो सकता है 10 सीटों पे रह जाए, क्योंकि जो गैर जाट का वोट बीजेपी के पास है वो सारा कांग्रेस को शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, पर लाएंगे तो ये गैर जाट कोई किसी को। हाँ, लाएंगे, हो सकता है अनिल विज को ले आए। अनिल विज को ले आए तो बेनिफिट भी हो सकता है। अनिल विज थोड़ा सा अफसरों पे हावी है। अफसर नाराजगी दो तरह से है, रिश्वतखोरी, अफसरशाही की वजह से। भाई सुरेंद्र जी, आप मेरे को ये बताओ कि अफसर तो काबिज रहेंगे ही, क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसके पास चॉइस 50 अफसरों में से चुनने की होती है। नहीं, कोई अफसर आपकी नज़र, मैं आपको एक दो मुख्यमंत्रियों का उदाहरण दे देता हूँ। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, जो टारगेट रखते थे अफसर उस तक टारगेट तक काम करते थे। मैं सिरसा में, मैं हरियाणा की तो नहीं जानता, सिरसा में मनोहर लाल जी की जितनी सीएम अनाउंसमेंट है उसमें आज 70% से अधिक अनाउंसमेंट पे कोई काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी हर अनाउंसमेंट पे ये कहते हैं भाई मैं पहले, और एक सिस्टम है, मैं भी जानता हूँ उसके अंदर का सिस्टम जानता हूँ। जब मुख्यमंत्री के सामने कोई डिमांड रखी जाती है, मुख्यमंत्री उसको 2 दिन 4 दिन पहले डिमांड अपने कार्यकर्ताओं से मंगवाते हैं, अफसरों को भेजते हैं, अफसर उसको फिजिबल करते हैं। लेकिन बाद में जब धरती पे जाने अनाउंसमेंट के बाद उसको नॉट फिजिबल अफसर कर देते हैं। और ऐसी बड़ी बड़ी सिरसा में अगर घोषणाएं, अगर मैं आपको गिनाऊं, अगर वो काम हो जाए तो अगले 10 साल तक काम करने की जरूरत नहीं है। सिरसा का साउथ बाईपास मनोहर लाल जी ने घोषित किया, उसके लिए पैसे घोषित किए। पहले अफसरों ने फिजिबल किया, बाद में नॉट फिजिबल किया। 40 सालों से नगर निगम, जो नगर परिषद का ऑफिस नहीं है, उसके लिए 10 लाख की घोषणा करी। 2 मुख्यमंत्रियों ने उसका, पहले चौटाला ने शिलान्यास किया, फिर मनोहर लाल ने घोषित किया, उसके 10 करोड़ घोषित किया, वो नहीं हुआ। एक मल्टी कम्प्लेक्स पार्क बनना था, वो नहीं हुआ। एक पार्किंग बननी थी, वो नहीं हुआ। मंडी शिफ्ट होनी थी, वो नहीं हुआ। डेयरियाँ शिफ्ट होनी थी, वो नहीं हुआ। अब राष्ट्रपति से शिलान्यास के बावजूद मेडिकल का काम चालू नहीं हुआ। जो मुख्यमंत्री की सिरसा शहर में घोषणाएं हैं, अगर उन पे काम हो जाए तो भी शहर बदल सकता है। नहीं, तो आप जो राजनीति की बात बता रहे थे, हाँ जी, तो आप पार्टी का यहाँ क्या है स्टेट में? अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। सिरसा में उसने जिला परिषद में थोड़ा सा असर जरूर दिखाया है। सिरसा में 21 में से 6 सीटें वो जीते हैं। 21 में से 6 जिला परिषद की सीटें जीते हैं। मेरा ये मानना है हरियाणा में आम आदमी पार्टी केवल 2 जिलों में थोड़ा बहुत, अम्बाला और सिरसा तक है, क्योंकि वहाँ निर्मल सिंह आए हैं, उनका प्रभाव है। और सिरसा में अशोक तंवर है, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव है, एमपी रहा हुआ है यहाँ पे। तो बाकी बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी का भी कोई, मतलब वो क्या करेगी, क्या होगा राजनीति में, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस बार 2024 में आम आदमी पार्टी अगर 4 से 6% वोट ले जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर जैसे अभय चौटाला लगा हुआ है दुष्यंत चौटाला से लड़ाई में,
और आपसे अलायंस हो गया तब? नहीं, इनेलो और आम आदमी पार्टी का अलायंस का मेरे को भी संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि अशोक तंवर ने इलाहाबाद चुनाव में अभय सिंह चौटाला की मदद की थी, अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला के मदद की थी, क्योंकि उसका उस समय मकसद था कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को हराना। दोनों के अलायंस में हो सकता है कोई ये थर्ड फोर्स के रूप में आगे आ जाए, कोई 10-15 सीटें जीत जाए, हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी अभी तक कोई अलायंस किया। अच्छा ये बताओ, सिरसा की जो मेजर सिविक इश्यूज हैं सिरसा पूरे डिस्ट्रिक्ट की, व्हाट इज द मेजर इशू? नहीं, सबसे बड़ा मेजर इश्यू तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। हेल्थ बेस पे, क्योंकि ये पेस्टिसाइड जो कॉटन बेल्ट, सिरसा कॉटन बेल्ट थी पहले, तो 100% कॉटन बेल्ट थी, लेकिन अब कुछ एरिया में धान की बेल्ट है, कुछ बागवानी किसान करने लगा है, लेकिन उसकी वजह से कैंसर मेडिकली ये बहुत पिछड़ा हुआ है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री बहुत पिछड़ा हुआ है। कई बार यहाँ पे पहले हौजरी का क्लस्टर स्मृति ईरानी ने घोषित किया, कुछ नहीं हुआ। औद्योगिक रूप से ये पिछड़ा क्षेत्र घोषित हुआ, चौटाला के टाइम में कुछ नहीं हुआ। यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो सेल्फ मेड उद्योगपति हैं, उन्होंने जो लगा रखी हैं वो ही हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ऐसा नहीं है। अब शायद आपको ये आम आदमी को नज़र नहीं आता, सिरसा वालों को भी नज़र नहीं आता, हरियाणा में सबसे ज़्यादा फ्रूट सिरसा में होता है। अब वो नहीं, कीनू, अमरूद, आड़ू, ये अगर पूरे फ्रूट्स की मान लें तो 17% फ्रूट हरियाणा का यहाँ होता है। उसके बाद गेहूं सिरसा हरियाणा में सबसे ज़्यादा, हरियाणा में 1 नंबर पे या 2 नंबर पे। हरियाणा में 1 करोड़ से अधिक क्विंटल, 10 लाख मैट्रिक टन पूरे हरियाणा में होता है। 1 करोड़ मैट्रिक टन मतलब 10 लाख, 10% से ज़्यादा, 11-12% गेहूं यहाँ होता है। कॉटन हरियाणा में 30 से 35% हरियाणा में कॉटन होती है। सिरसा जो सबसे ज़्यादा फ्रूट, सबसे ज़्यादा कॉटन, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, और धान में भी 3 से 4 नंबर पे करनाल कुरुक्षेत्र कैथल के लगभग बराबर है। तो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद इतना पिछड़ा हो क्यों है सिरसा भी? जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, हाईवे जरूर बन गए हैं, गांव तो संपन्न है, लेकिन नहीं, सिरसा पॉलिटिकली मैं ये मानता हूँ, सिरसा पॉलिटिकली पिछले कुछ सालों से खासतौर पे बीजेपी के राज में शून्य है रहा। देखो, आदमी जितना मर्जी कहे ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होता है, लेकिन पॉलिटिकली यहाँ बीजेपी का कोई भी एमएलए, दोनों बार कोई भी विधायक नहीं था ना। पिछली बार 2014 ऐसा तो नहीं है कि चौटाला का होल्ड होने के कारण बीजेपी ने इसको नेग्लेक्ट किया? नहीं, बीजेपी में नेग्लेक्ट किया, चौटाला साहब के टाइम में भी बहुत बड़ी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। देखो, वो अब सरकारों की क्या, कुछ तो देखो, जो कनेक्टिविटी होती है ना, पहले रेल की जो हमारी कनेक्टिविटी है वो खराब है। सिरसा से रेल की जो कनेक्टिविटी है वो वाया भिवानी, पहले सिरसा जो थी वाया रेवाड़ी जाता था, तो वो सबसे लंबा रास्ता है दिल्ली जाने के लिए। फिर भिवानी, वाया भिवानी जाने सिरसा से कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, क्योंकि भिवानी में लाइन जो है वो गलत दिशा में शिफ्ट होती है, वहाँ इंजन बदला जाता है, तो 40 मिनट वहाँ ट्रेन रुकती है। कोई भी यात्री जो है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन पे, इसलिए सिरसा में ना तो हवाई यात्रा है, ना रेल की यात्रा सुगम है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियों में लोग सफ़र करते हैं। जबकि यहाँ अगर रेल की सुविधा, अब लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो अग्रोहा को लाइन से जोड़ने की घोषणा हुई थी, जो अग्रवालों का धाम है। अग्रोहा अगर जुड़ता तो सिरसा सीधा हो जाता। हांसी और रोहतक को जोड़ने की बात थी। हांसी और
रोहतक जुड़ जाता है तो भी सिरसा की लाइन सीधी हो जाती है। बादल साहब के टाइम में सिरसा से वाया रानिया हनुमानगढ़ को जोड़ने की सर्वे हुए लाइनों के, लेकिन ये काम नहीं हुए ना। आपके पास विदाउट कनेक्टिविटी आप कोई भी उद्योग नहीं ला सकते। आपके पास अगर कनेक्टिविटी रेल की नहीं है, सही ढंग से नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते। तो ये कारण है सिरसा के पिछड़े होने। और पहले एजुकेशनली भी पिछड़ा हुआ था। ये चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय और चौटाला के टाइम में दो काम जरूर हुए। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय और उसके साथ साथ इन्होंने अपना एक प्राइवेट विद्यापीठ बनाया, लेकिन देवीलाल यूनिवर्सिटी को फिर कांग्रेस सरकार ने आके बंद करने की कोशिश की, वो अलग कहानी है। तो उसमें डिले हुआ। अभी यूनिवर्सिटी चल रही है? अभी चल रही है। कब कितने कोर्सेज हैं, कुछ आइडिया है? नहीं है, अब तो अच्छी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। कैंपस वगैरह बन गया है ना, 200 एकड़ से ज़्यादा कैंपस है, बढ़िया कैंपस है। अब तो यूनिवर्सिटी फल फूल रही है, लेकिन उसमें 1990 में चौटाला साहब ने और सुषमा स्वराज जी ने घोषित किया था यहाँ रीजनल सेंटर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, लेकिन वो 12-13 साल कोई काम नहीं हुआ। 2003 में जाके यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ। फिर हुड्डा सरकार आई तो उन्होंने उसको कैंपस यूनिवर्सिटी बना दिया। फिर वो संघर्ष चला, हम लोग हाई कोर्ट में भी गए, मैं भी उसमें पार्टी था। हाई कोर्ट में हमने गए, हमने सारा शहर में विरोध किया। तो फिर जाके यूनिवर्सिटी जाके 2007-8 में पटड़ी पे आई। तो यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी कोई भी होती 25-30 सालों में बनती है। तो अब यूनिवर्सिटी लाइन पे है। अब उसमें हैं 60 के लगभग कोर्सेज हैं, 3500 से लगभग उसमें स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा बल्कि इंटरनेशनल पहली बार कोई 10-12 स्टूडेंट इंटरनेशनली भी आए हैं, कोई इंडोनेशिया से। हॉस्टल है? हाँ, हॉस्टल बढ़िया हॉस्टल है। अच्छा, हाँ। तो नटशेल में आप क्या कहना चाहते हो कि 2019 में लोकसभा और हरियाणा की विधानसभा 2024 में 2024 में लोकसभा और विधानसभा की तस्वीर क्या नजर आती? उलझी हुई है, एक शब्द में उलझी हुई है। यहाँ लोकसभा में कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी तो मोदी के करिश्मे पे बैठी है। बीजेपी की वर्तमान जो सांसद है उसके प्रति भी बहुत ज़्यादा जनता में, क्योंकि उन्होंने कुछ निगलेक्ट किया, कुछ उनका ये कहना है भी कोरोना की वजह से निगलेक्ट हुआ, जो भी कारण है। लेकिन बीजेपी की जो वर्तमान सांसद है उसके प्रति भी बहुत ज़्यादा लगाव जनता का नहीं है, वो अपनी पैठ नहीं बना पाई। तो इसलिए यहाँ कांग्रेस किस उम्मीदवार को उतारते हैं। कांग्रेस एकजुटता से लड़ती है तो ये भी हो सकता है मोदी के करिश्मे के बावजूद कांग्रेस यहाँ से जीत जाए। अब मोदी का क्या करिश्मा आता है वो तो है लोकसभा में। लोकसभा में मेरा मानना है मुकाबला होगा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेकिन विधानसभा में ये पूरी तरह उलझा हुआ रिजल्ट आएंगे, इंडिविजुअल रिजल्ट आएंगे। इंडिविजुअल कौन कैंडिडेट किस पार्टी को पकड़ता है। फिर भी हो सकता है 9 में से जो मुकाबला, नहीं यहाँ 9 सीटें संसदीय सीटें में, 9 में से जो मुकाबला है वो इनेलो और कांग्रेस का बराबर हो सकता है। 2-3 सीटें कांग्रेस जीत जाए, 2-3 सीटें इनेलो जीत जाए। बीजेपी के हिस्से में कोई एक 1-2 सीटें आ सकती, वो भी कैंडिडेट के ऊपर से। जैसे फतेहाबाद में दूड़ाराम किसकी पार्टी से लड़ता है, यहाँ कांडा किस पार्टी से लड़ता है, रंजीत सिंह किस पार्टी से लड़ता है। तो इसलिए ये उलझी हुई स्थिति है। सिरसा में ये नहीं कह सकते भी कोई पार्टी, जेजेपी, इनेलो, 5 पार्टियां हैं इस समय आम आदमी पार्टी समेत, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की अभी तक तो कोई हिस्से में नहीं है। जेजेपी के भी शायद एक आधी सीट हो सकता है कोई आ जाए। और बाकी जो है कांग्रेस बीजेपी नहीं, बीजेपी की नहीं, कांग्रेस और इनेलो। मेरा ये मानना है 9 में से अब रिजल्ट जो भी आएंगे 2 से 3 सीटें इनेलो, 2 से 3 सीटें कांग्रेस और 2 इंडिपेंडेंट और 1 सीट किसी और की, बीजेपी की आ जाए, जेजेपी की आ जाए। 2 इंडिपेंडेंट जरूर जीतेंगे यहाँ
आप देखेंगे। अब वो इंडिपेंडेंट कौन होते हैं, कौन जीतता है, गोकुल होता है, गोपाल कांडा होता है, रंजीत सिंह होता है, जी, कोई और खिलाड़ी आता है। चलो, धन्यवाद। थैंक यू।